में भेजने से मना कर दिया। तो उनका बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा जो था, गोरखाओं की पेंशन और तनख्वाह पर चलता था, वो बंद हो गया। धक्का लगा ना, नफ़रत और बढ़ गई। एक-एक करके हमारे कर्म ऐसे होते चले कि हम पहले डैमेज करते थे, आग लगाते थे, फिर उसके ऊपर पानी डालते थे। टाइप की किताबें कई आई हैं। बट हाउ टू कन्वर्ट फ्रेंड्स इंटू एनिमीज़, ये मोदी जी से सीख लो कि पड़ोसियों को एनिमीज़ में कैसे बदलना है। ये आपने गँवा दिए, सिर्फ 200-200 करोड़ की भीख देनी शुरू कर दी, तो भाई फिर तो आपके वो कब्ज़े में आने वाले हैं नहीं। बड़ी गलती हमने बांग्लादेश के साथ की। जब तक शेख हसीना थी, ठीक थी। तीस्ता वाटर वाटर पिछले 20-30 साल से पेंडिंग पड़ा है, सुलझता नहीं है। मोदी जी को 11 साल हो गए हैं, उनके पास टाइम था, सुलझा सकते थे, नहीं सुलझाया। ओके जी, जहाँ पे मोहम्मद यूनुस के नो एग्रीमेंट्स जो उन्होंने चाइना के साथ साइन किए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और मोहम्मद यूनुस को बहुत सारे तरीक़ों से जो है लाइक ब्लेम भी किया जा रहा है, स्पेशली इंडियन मीडिया की जानिब से कि मोहम्मद यूनुस जो है ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे वहीं इंडियन मीडिया के कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कुछ जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना और बांग्लादेश के दरमियान, इस रीसेंट मीटिंग में, इस रीसेंट विज़िट में मोहम्मद यूनुस ने जो भी एग्रीमेंट साइन किए हैं, वो मोदी की बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है, नाकामी है। मोदी नाकाम हो गया अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, क्योंकि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी को वो फॉलो कर रहा है, उसके बाद तमाम नेबरहुड कंट्रीज़ इंडिया से दूर जाती जा रही हैं। इन्होंने काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी पावरफुल एनालिसिस शेयर किया है। अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, इसको आखिर तक देखना है, फिर ही आपको पूरी बात की समझ आएगी, ठीक है। सो वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो।
नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे नेपाल की और बांग्लादेश की। बात एक्चुअली पड़ोसियों की है, नेबर्स की है। कई बार ये विदेश नीति के जो प्रोग्राम्स होते हैं बड़े नीरस हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं कार्यक्रमों के अंदर उन चीजों की भी झलक मिलती है कि हमारा अपना देश कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि विदेश नीति भी तो हमारी अर्थनीति, हमारी राजनीति, हमारी समाज नीति, इन सब से जुड़ा हुआ है। वो उससे अलग नहीं है। तो जैसा देश होगा वैसे ही तो हम बाहर जाके लोगों के साथ बिहेव करेंगे। ट्रंप जैसे हैं, बाहर वालों से वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। हम बाहर वालों से कैसे बिहेव कर रहे हैं? आज कम से कम पड़ोसियों के चश्मे से या अपने चश्मे से हम ये देखने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे लोग जुड़े मेरे साथ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस 5 बजे के इस प्रोग्राम में। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमारे अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान पड़ोसी है, वहीं पे रहेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, म्यांमार, सारे पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश ही रहेंगे। तो हम इन्हें बदल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हम बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, उसके बावजूद भी एक आधी खिड़की खुली रखते हैं। अब आप कहोगे अगर दुश्मनी करनी है तो पूरी करो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। ये संभव नहीं है, विदेश नीति में संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि अगर आपने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए तो फिर जरूरत के टाइम पे आप क्या करोगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा, फिर एक एक करके इन दोनों देशों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि भारत और पाकिस्तान आपस में कोई बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो है। उसके बावजूद भी इनके बीच में कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहती हैं। एक एग्जांपल लेता हूं। जब पिछले 3-4 सालों में भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब थे, तो हर 2 साल में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग होती है टिड्डी दल की। टिड्डियां आती है ना, पूरी फसलों को चौपट कर जाती है। और पाकिस्तान और भारत के कई राज्य उस टिड्डी के अटैक से सफर करते हैं। राजस्थान है, गुजरात है, इवन हरियाणा, पंजाब। और ये पाकिस्तान से आते हैं सारे टिड्डी दल। पाकिस्तान में टिड्डी दल ईरान से आते हैं। ईरान से पहले आगे जो गल्फ नेशन है वहां से आते हैं। तो जब संबंध हमारे बिल्कुल खराब थे और बातचीत नहीं थी, तो भी भारत और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स राजस्थान बॉर्डर पे, वहां पर उनकी मुलाकात होती थी। जो टिड्डी दल एक्सपर्ट थे भारत के और पाकिस्तान पे, वहां पर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती थी कि भाई इस पूरे के पूरे मेहनत से या इस पूरी की पूरी जो बुरे हालात है उससे कैसे निपटा जाए। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि सारी खिड़कियां बंद नहीं होती ना। अभी मार्च महीने की बात है और मैंने अपने एक एपिसोड में उसकी चर्चा भी की थी कि जम्मू कश्मीर में बारामूला के पास उड़ी में 2 नौजवान झेलम में डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी डेड बॉडीज बह के झेलम के साथ में पाकिस्तान चली जाती है। भारत की आर्मी वहां पर जो कमान पुल है, कमान अमन पुल जिसको कहा जाता है, या कमान अमन सेतु भी कहा जाता है, तो पुल के उस साइड में झेलम के पाकिस्तान है, इस साइड में इंडिया है।
तो भारत की आर्मी ने उनसे संपर्क किया, भी हमारी 2 लोगों की, नौजवानों की, एक लड़का लड़की है, उनकी डेड बॉडी उस साइड में चली गई, तो क्या उसको आप खोजने में मदद करेंगे? तो उन्होंने खोजी उसको, और फिर मार्च एंड आते आते वो डेड बॉडीज उन्हें सौंप भी दी भारत को। उसी कमान पुल को 6 साल के बाद खोला गया, 2019 के बाद में, जो कि पुलवामा कांड के बाद बंद हो गया था, तो फिर वो खोली गई। सही बात है। तो तभी मैंने कहा कि सारे दरवाजे बंद कर सकते हो, एक खिड़की तो खुली रखनी पड़ती है ना, भले वो पाकिस्तान के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, नेपाल के साथ। ऐसे ही नेपाल के साथ हमारी बहुत तलखियां रही, खासतौर से मधेशी के मुद्दे को लेकर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था आज से कुछ साल पहले। और भले इंडिया ना मानता हो, लेकिन इंडिया ने ब्लॉकेट किया था नेपाल का, जरूरी चीजें, पेट्रोल डीजल सब रोक दिए थे कुछ महीनों के लिए। तो उनको बहुत टॉर्चर हुआ था, नेपाली भाई बहनों को। उसके बाद भी हमने कुछ ऐसे काम किए, अखंड भारत का नक्शा लगा दिया नई पार्लियामेंट में, उसमें नेपाल को भारत का हिस्सा दिखा दिया। नेपाल को आया गुस्सा, नेपाल ने अपने अखंड नेपाल के नक्शे में भारत के कुछ एरियाज को अपने हिस्से में दिखा दिया। है ना? लिपुलेख, काला पानी, लिपू धुरिया, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ये अभी भी हैं। और वैसे भी धीरे धीरे जब हमने गोरखाओं की भर्ती बंद कर दी आर्मी में, बंद तो नहीं की, लेकिन 4 साल के लिए नेपाल की सरकार ने अपने गोरखाओं को भारत की आर्मी में भेजने से मना कर दिया। तो उनका बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा जो था, गोरखाओं की पेंशन और तनख्वाह पर चलता था, वो बंद हो गया। धक्का लगा ना, नफरत और बढ़ गई। एक एक करके हमारे कर्म ऐसे होते चले गए कि हम पहले डैमेज करते थे, आग लगाते थे, फिर उसके ऊपर पानी डालते थे। लेकिन इस मोड़ पे आके हुआ क्या, अल्टीमेटली नेपाल चीन की ओर मुड़ता चला गया। बीआरआई भी साइन कर लिया, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव साइन कर लिया, वहां का लुम्बिनी एयरपोर्ट भी चाइना ने बनाया, और रेलवे लाइन भी बना रहा है काठमांडू तक चाइना से। जहां चाइना को वैक्यूम मिलता है, वहीं पर वो जगह एकदम से ऑक्युपाई कर लेता है। हम जगह वैकेट करते चले गए, चाइना ऑक्युपाई करता चला गया। अब ये हालत है कि वहां पर राजशाही के समर्थन में जुलूस निकल रहे हैं। कोई दुर्गा परसाई नाम का आदमी है जो फंडिंग कर रहा है, उसकी सारा ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसको पैसे कहां से आ रहे हैं? केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, और बाकी नेता भारत में इल्जाम लगा रहे हैं कि आप फंडिंग कर रहे हो, आप नेपाल के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैला रहे हो, डिस्टेबलाइज कर रहे हो, अस्थिरता फैला रहे हो। तो नेपाल मोदी जी की विदेश नीति के फेलियर का एक बड़ा शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया। एक पहले अच्छी किताब भी आई थी कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, इस टाइप की किताबें कई आई हैं, बट हाउ टू कन्वर्ट फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, ये मोदी जी से सीख लो कि पड़ोसियों को एनिमीज में कैसे बदलना है। ये तो नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते आगे पीछे हुए, इसी कारण से हुए कि हमने नेपाल को दरअसल अपना एक प्रदेश समझा, और उसके प्रधानमंत्री को अपना एक मुख्यमंत्री समझ लिया। ऐसा होता नहीं ना, देश को देश की तरह ट्रीट करना पड़ता है। पर कई बार जब आप तानाशाही मोल्ड में चले जाते हो, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। नेपाल ऐसे ही खिसक गया हमारे हाथ से। वैसे भी एक कहावत है कि नेपाल की सरकार काठमांडू में बसी हुई 2 एम्बेसी से चलता है। 2 एम्बेसी, इंडिया, चाइना। इस टाइम चाइना का पलड़ा भारी है, चाइना मदद दे रहा है। रोटी बेटी का रिश्ता इंडिया से है, लेकिन लोगों की सिंपैथी चाइना के साथ है। कुछ लोग जो राजशाही को वापस लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र को वापस लाना चाहते हैं, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, इल्जाम इंडिया के ऊपर आ रहे हैं। ये बात भी सही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था इंडिया को। एक्चुअली एकमात्र राजनीतिक पार्टी जो इंडिया के प्रति नेपाल में सिंपैथेटिक थी, वो नेपाली कांग्रेस थी। बाकी तो सारी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, वो तो सिर्फ चाइना वाली है। तो सिर्फ नेपाली कांग्रेस थी जो थोड़ी बहुत भारत के साथ में थी हमेशा,
और इंडिया ने हमेशा नेपाली कांग्रेस को ऊपर लाया है, फंडिंग भी की होगी। आज उसी नेपाली कांग्रेस के सभी लीडर भारत के खिलाफ हो गए। शेर बहादुर देउबा ने भी कह दिया कि भाई कोई भी राजशाही नहीं आएगी, कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नेपाल लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही रहेगा। और जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि यहां राजशाही वापस लाई जाए और साथ में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो वो लगता है कि उन्हें किसी और जगह चले जाना चाहिए। वो 200 साल पीछे जाना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। नेपाल बहुत आगे निकल आया है। हो सकता है उनकी लोकतंत्र में समस्याएं हो सकता है वहां पर डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है बहुत करप्शन हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो लोकतंत्र को छोड़ देंगे। अब फिशिंग इनटू द ट्रबल्ड वाटर, यहां पे भारत को एक आसरा बनना चाहिए था। एक और चीज आती थी यहां पे, अमेरिका को जब अपने लोगों को या कुछ बड़े देशों को, अपने कई देशों को अपने पाले में करके रखना होता तो बड़ी फंडिंग करते थे, बहुत बड़ी फंडिंग हर साल उनको दी जाती, ग्रांट्स दी जाती हैं। इंडिया को ब्रिटेन से बहुत साल तक ग्रांट्स मिली, अभी पिछले 2-4 साल पहले तक मिलती रही हैं। भारत को जो ग्रांट्स देनी चाहिए थी अपने पड़ोसियों को, बड़े लेवल पे देनी चाहिए थी, जो इंडिया ने कभी दी नहीं। अभी भी इस बजट में ले दे के टोटल मिला के इंडिया ने, मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 हजार करोड़ की ग्रांट्स भी अपने पड़ोसियों को दी होगी। इसमें म्यांमार भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, बांग्लादेश भी है। 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ देके निपटा देते हैं उनको साल में। अगर आपको नेपाल जैसे देश को अपने साइड में रखना होता है या भूटान जैसे देश को साइड में रखना होता है, तो आपकी मदद बहुत बड़ी होनी चाहिए थी वहां पर। फिर आपको कम से 20-30 हजार करोड़ इकट्ठे अलग करके बजट में पड़ोसियों को खुश करने के लिए निकाल के रखने चाहिए थे। अमेरिका यही तो करता है आज तक। उसका यूएस एड क्या था अल्टीमेटली? 40-50 बिलियन डॉलर खर्च करता था, 3-4 लाख करोड़ खर्च करता था वो एक साल में। और इंडिया जैसी बिग इकोनॉमी, पांचवी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आपको 30-40 हजार करोड़ निकाल के अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि पड़ोसी अगर अच्छे हैं तो फिर वो आपका सहारा भी है और आपका सुरक्षा कवच भी है। लेकिन पड़ोसी अगर आपने गवा दिए, सिर्फ 200-200 करोड़ की भीख देनी शुरू कर दी, तो भाई फिर तो आपके वो कब्जे में आने वाले हैं नहीं। तो नेपाल को हमने बहुत शानदार तरीके से गवा दिया। मोदी की विदेश नीति का इससे बड़ा चमकता हुआ फेलियर आपको कभी नजर नहीं आएगा। नेपाल इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ मोदीज फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और अभी भी भारत ये जानते हुए भी कि चाइना की एंट्री बहुत स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी उसने नेपाल को सुधारने की, नेपाल से अच्छा संवाद स्थापित करने की, उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं आपको बताऊं, कोई कोशिश नहीं की। हम दूर बैठ के हाथ सेकते रहे, हम सोचते रहे नेपाल झुकेगा, हमारे कदमों में आएगा, हम तो बड़े हैं। बस यहीं पे हम मार खा जाते हैं। यही गलती हमने मालदीव के साथ की थी, यही हमने श्रीलंका के साथ की थी, और शायद इससे बड़ी गलती हमने बांग्लादेश के साथ की। जब तक शेख हसीना थी ठीक थी, तीस्ता वाटर पिछले 20-30 साल से पेंडिंग पड़ा है, सुलझता नहीं है। मोदी जी को 11 साल हो गए हैं, उनके पास टाइम था, सुलझा सकते थे, नहीं सुलझाया। बोन ऑफ कंटेंशन है ना। तो उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए था? बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन आपने किया क्या? नहीं किया। आपने कई बार अनाउंस किया कि हम बांग्लादेश की मदद करेंगे और हम लॉन्ग रेंज ऑफ आपको पैसे देंगे, सब कुछ करेंगे, ऋण देंगे, सब कुछ करेंगे। पता लगता है कि आप कहते तो हैं कि जैसे कि हम बहुत लंबा चौड़ा पैसा देंगे, लेकिन जब 10 साल गुजर जाते हैं तो पता लगता है आपने कुछ दिया ही नहीं, 10% भी नहीं दिया, 20% भी नहीं दिया पैसा। चाइना जो बोलता है फट से आप उसको लागू कर देता है इमीडिएटली। दिक्कत तो है ना। आज बांग्लादेश के साथ में हमने शेख हसीना को शरण देके दिक्कत तो पैदा कर ली ना अपने लिए। और उसके बाद में भारत 7,000 मेडिकल वीजा बांग्लादेशियों को पर डे देता था, रोज देता था। अब वो 1,000 से भी कम आ गए हैं। कैसे कम हो गए? बहाना हमने क्या बनाया कि हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है, बंदे काम करने वाले नहीं, हम इतने वीजा इशू नहीं कर सकते। तो शेख हसीना के टाइम में 7,000 कैसे इशू हो रहे थे?
हम अपने पैरों पे ना कुल्हाड़ी मारते हैं ना, कुल्हाड़ी। अब वो 7,000 में 6,000 जो मरीज हैं उनके, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। चाइना ने बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया और बोलता है 2 साल में आपके ऐसा हॉस्पिटल बना दूंगा जो दुनिया देखेगी, एशिया में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, ढाका के अंदर। अब वहां पे बांग्ला बोलने वाले रख दिए अपने चाइना के हॉस्पिटल में, 3-4 हॉस्पिटल जो हैं वहां पे तय कर दिए। अभी उनकी फ्लाइट स्टार्ट करवा दी, आप चाइना में जाओ इलाज कराने। वैकेंट स्पॉट, खाली जगह छोड़ दी हमने तो। ये तो ऐसा हो गया कि चाइना के हाथ में बॉल थी, वो फुटबॉल लेके चला, सामने गोलकीपर में इंडिया का बंदा होना चाहिए, बंदा ही नहीं है। आप गए, गोल मारा और वापिस आ गए। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। शेख हसीना के आने के बाद और संबंध बिगड़ गए। आज भी न्यूज़पेपर में क्या खबरें आती हैं, यही खबरें आती है ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं का, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। पर वही हमारे विदेश मंत्री ये कहने से चूक जाते हैं कि भारत में भी तो माइनॉरिटीज का टॉर्चर हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? जब दुनिया उसके बारे में बात करती है, अमेरिका की USCIRF की रिपोर्ट आती है कि भारत में माइनॉरिटीज का टॉर्चर हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है, तो भारत कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बेकार की रिपोर्ट है, ये तो हमको रिप्रेजेंट ही नहीं करती है। तो बांग्लादेश भी तो यही कहता है ना कि इंडिया जो हमारी माइनॉरिटीज के बारे में कह रहा है, हिंदुओं के बारे में, सिखों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, बौद्ध के बारे में बांग्लादेश में, वो गलत रिपोर्ट है, इट डजंट रिप्रेजेंट द रियल पिक्चर। तो जब अमेरिका की धर्म के बारे में रिपोर्ट आती है भारत में क्या हो रहा है, तो इंडिया रिजेक्ट करता है, तो वही तो बांग्लादेश कर रहा है कि इंडिया की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है। पर हमें तो धार्मिक उन्माद खड़ा करना है ना, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर। अब ये सारे मुद्दे हो गए, अब बांग्लादेश के साथ संबंध बिगड़ गए। यूनुस साहब चले तो चीन चले गए, रेड कारपेट वेलकम मिला साहब, बड़ी मीटिंग होगी। उधर से अमेरिका के आर्मी वाले भी अपनी संबंध बढ़ाने में लगे हुए हैं बांग्लादेश के साथ। भारत ने जगह छोड़ दी ना, अब जगह खाली हो गई तो कोई तो भरेगा उसको। तो चाइना और अमेरिका तो घात लगा के बैठे थे ना, चाइना और अमेरिका घात लगा के बैठे थे कि जगह खाली और मैं जाऊं, और वो आ गए। हमारा टेलीविजन न्यूज मीडिया क्या कर रहे हैं, हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, और रोज एक खबर आती है, बांग्लादेश में 140 फैक्ट्रियां बंद हो गई कपड़े की, 140 फैक्ट्रियां बंद हो गई, बांग्लादेश बर्बाद हो गया। भाई ऐसी एक खबरें क्यों देते हो आप ऐसी खबरें क्यों देते हो कि बांग्लादेश बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया? क्या उससे हमारा फायदा होगा? अगर हम बांग्लादेश के बर्बाद होने की दुआएं करेंगे तो उससे भी हमारा फायदा है क्या? और फिर राहत इंदौरी साहब का शेर, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े हैं। तो गुडविल तो गवा दी ना आपने। अब चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया और चाइना ने कहा कि तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। यही इंडिया नहीं चाहता था, यही हुआ। बांग्लादेश को आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदने थे, चाइना और अमेरिका हथियार देने को तैयार है। यही हम नहीं चाहते थे, यही हुआ। बीच में भारत को ट्रांजिट फैसिलिटी मिली थी नॉर्थ ईस्ट में जाने की, मोगला पोर्ट के द्वारा, अब वो भी बंद। तो क्या करोगे? तो व्यापार को भी चोट पहुंच गई, धंधा बंद हुआ, बांग्लादेश के मरीजों को नुकसान हो गया, उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे कलकत्ता के हॉस्पिटल खाली हैं, बाजार खाली है, क्योंकि हर रोज जो हजारों बांग्लादेश के लोग आते थे कलकत्ता में, बंगाल में आके व्यापार करते थे, इलाज करवाते थे, वो आने बंद हो गए। नुकसान किसका हुआ? कुल्हाड़ी पे जाके पैर किसने मारा? हमने। अब जब आग लगी, इतना कुछ हुआ, तो मोदी जी ने अपना चिट्ठी लिख दी मोहम्मद यूनुस को कि भाई देखो, हम तो दोस्त हैं, इकट्ठे चलते आए हैं, हमने इकट्ठा बलिदान दिया है, सब कुछ। लेकिन जब तक चिट्ठी लिखते तब तक तो आग के अंदर आपकी दोस्ती खाक हो गई थी ना, आप तो बात ही नहीं करना चाहते ना।
और ये खबर निकल के आ रही थी कि अभी जो बिम्स्टेक की जो मीटिंग होने जा रही है 3 और 4 अप्रैल की थाईलैंड में बैंकॉक में, मुझे लगता है शायद हो सकता है पोस्टपोन हो जाए अभी, क्योंकि वहां भूकंप आया है। तो वहां पर पोस्टपोन ना हो जाए तो मीटिंग मीटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये पैदा होता है कि पहले भी तो इनिशिएटिव लिया जा सकता था ना। एक बिम्स्टेक की मीटिंग से क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें हैं। शायद कोई भी भारत कहीं से भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। एक बड़ा दिल होता है ना, जैसे शी जिनपिंग यूनुस से मिलते हैं, बराबरी बिठा के बात करते हैं, तो उनको एहसास होता है कि हाँ बहुत कुछ है। मालदीव के साथ ये हुआ, श्रीलंका के साथ ये हुआ, हमने मदद भी की है, उसके बावजूद भी उनका झुकाव उसी तरफ रहता है। दो चीजें होती हैं, एक तो आप करते हो मदद पैसे से, एक होता है इज्जत। इज्जत करते हो नहीं करते हो? इज्जत भी जरूरी है ना, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता ना। आप पैसे दे दो, अगर इज्जत नहीं करोगे तो क्या फायदा उसका? या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लोगे और इज्जत नहीं दोगे तो क्या फायदा उसका? भूटान के साथ भी यही हुआ। भूटान बेचारा परेशान हो गया, 7.5 लाख की आबादी है। चाइना रोज धमकाता है, डोकलाम दे दो, डोकलाम दे दो, डोकलाम दे दो। इंडिया नहीं चाहता डोकलाम, तो अब उनकी दिक्कतें बहुत बड़ी है भूटान की, उन्हें पैसा चाहिए। और इंडिया की जो मदद है वहां पे कम से कम मेरे हिसाब से 8-10 हजार करोड़ की उसको मदद करनी चाहिए थी हर साल। $1 बिलियन उसको देना चाहिए था, ताकि वो पूरी तरह तुम्हारे पास रहे वो। लेकिन इंडिया जो है 1000, 1500, 1200 करोड़, 1500 करोड़ देके निपटा लेता है, कभी 800 करोड़ देता है। भाई वो चाइना बॉर्डर के बीच में बैठा हुआ आपका कुशन है। अल्टीमेटली उसने एक अंदर समझौता कर लिया और साइन भी हो जाएंगे कि डोकलाम चाइना को दे दिया जाएगा। वो प्लेटो है, जगह है वहां पर, उस पर चीन की नजर थी। हम समझ नहीं पाते इस चीज को कि भाई हम छोटी छोटी गलतियां करते चले जा रहे हैं और करके हम अपनी विदेश नीति का दिवाला निकाल रहे हैं, होली जला रहे हैं उसकी हम, फॉरेन पॉलिसी का। पाकिस्तान तो पहले से नाराज था, हम पाकिस्तान से नाराज हैं, चलो ठीक है। उसके बाद नेपाल को नाराज कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं कि भूटान भी खुश नहीं है। म्यांमार नहीं चाहता कि आप उसके बॉर्डर के ऊपर, भारत और म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग लगाओ, कटीले तार लगाओ। भाई आधी फैमिली उधर रहती है, आधी फैमिली इधर रहती है। जो समुदाय है वहां के, शादियां होती हैं, सब कुछ होता है। आप क्या करोगे अल्टीमेटली? आप बताओ ना मुझे। अगर आप उनको बांट दोगे तो दुश्मनी तो और बढ़ेगी ना फिर उसके बाद तो। जो आपस में हाट लगती हैं, बाजार लगता है, तो हिंदुस्तान के लोग जो बॉर्डर के हैं, मणिपुर के, नागालैंड के, मिजोरम के, वो उधर जा सकते हैं बाजार में चीजें खरीदने को। उनके लोग इंडिया में आ सकते हैं चीजें खरीदने को, फिर वापस चले जाते हैं। रिश्तेदारी भी अंदर, पूजा पाठ भी उनकी आपस में है, ट्रेडिशंस हैं, ट्राइबल्स हैं सारे के सारे। लेकिन आप फेंसिंग लगाना चाहते हो बीच में, उससे क्या हो जाएगा? पंछी, नदियां, हवा, ट्राइबल्स ये मानते हैं क्या आपकी बात को? वो पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं, उसकी तलहटी पे जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं। कौन रोकता है उनको? सदियों से ऐसे ही रहते आए वो। आप बीच में सरहद बना दोगे। दिक्कत तो है ना। म्यांमार के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए थे। ये ठीक है, अभी तो जब वहां पर भूकंप आए थे अभी तो इंडिया ने राहत भेजी है, लेकिन चाइना का कब्जा तो हो चुका है ना। एक चाइना की पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कभी पढ़िएगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यानी कि इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं सबको कब्जे में कर लो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है मोतियों का हार। मोतियों का हार कि इंडिया को चारों ओर से घेरो
और जितने इंडिया का पड़ोसी है सबको अपने साथ मिला लो। पाकिस्तान उनकी पाले में, नेपाल उनके पाले में, भूटान उनके पाले में, म्यांमार उनके पाले में, बांग्लादेश उनके पाले में, श्रीलंका उनके पाले में, मालदीव भी उनके साथ। हमारे साथ कौन है? बाबा जी का ठुल्लू। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं ना। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि ये बीजेपी के जो लोग हैं सारे, जो इनकी सरकार है, इन्होंने एक और भी गलती की, हिमालयन ब्लंडर किया, जो आज तक कभी 77 सालों में नहीं हुआ था। वो क्या? विदेश नीति के ऊपर कभी भी मुख्यमंत्रियों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। कोई भी मुख्यमंत्री अपने पड़ोसी देश के बारे में या विदेश नीति के बारे में बात नहीं करता था पहले कभी भी। अब करते हैं। योगी जी नेपाल के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी करता है, बीजेपी के सारे मिनिस्टर करते हैं, केंद्रीय मंत्री जो ऑथोराइज नहीं है वो भी बात करते हैं विदेश नीति पे। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अजीब सी कहानी है ना, अजीब सी कहानी है। विदेश नीति पे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, वो केंद्रीय मंत्री जिनका विदेश नीति से ताल्लुक नहीं है वो बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह और बाकी मुख्यमंत्री बोलते हैं इनके। ये पहली बार इंडिया में कि मुख्यमंत्रियों को विदेश नीति पे बोलने का अधिकार दिया गया। तुम्हारा तो बोलने का हक ही नहीं बनता था। उसके लिए विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो बात करेंगे ना उसके बारे में। लेकिन वो प्रथा भी तोड़ दी। तभी तो मैंने कहा कि हिमालयन ब्लंडर्स हैं, एक के बाद इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां जिसका कोई हिसाब नहीं। और अब लेटेस्ट में ये नेपाल और बांग्लादेश तो शाइनिंग एग्जांपल है फेलियर्स के। क्या कहा जाएगा? क्या कह सकते हैं? क्या कोई सुनने को तैयार है? चीन आपके सीने पे आ बैठा इन सब के थ्रू। गिलगिट बाल्टिस्तान लेके उड़ गया पाकिस्तान से 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सीपैक का प्रोजेक्ट बना के, और आप देखते रह गए। और आप कह रहे हो पीओके हमारा होगा, पीओके हमारा होगा। भैया जी, वहां पे तो चीन बैठा है। नेपाल को भी चीन लेके उड़ गया, डोकलाम भी चीन लेके उड़ गया, म्यांमार वो पहले से ही था, अब बांग्लादेश भी लेके उड़ गया, श्रीलंका भी उड़ गया। श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट उसके पास है। कभी आपने सोचा कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के ऊपर कोको आइलैंड्स हैं? कोको आइलैंड्स नाम सुना होगा आपने। अंडमान निकोबार का जो ऊपर का एक्सटेंशन है, जो म्यांमार के पास जाता है, वो कोको आइलैंड्स हैं। उसमें से कुछ आइलैंड जो कोको आइलैंड्स हैं वो चाइना के कब्जे में इस टाइम, म्यांमार ने उनको दे रखे हैं। और वहां पे 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है चाइना की। तो वो आपके बे ऑफ बंगाल में भी आके बैठा है। आप साउथ चाइना सी में गए थे क्या? नहीं ना, वो आके बैठ गया यहाँ पे। श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट साउथ में, उसके श्रीलंका के 99 ईयर की लीज पे चीन को दे दिया गया। मालदीव ने अपने कुछ आइलैंड चाइना की नेवी को दे दिए, नेवल अपना क्या कहते हैं कि पोर्ट्स के लिए और सबमरीन्स के लिए। आप क्या करोगे? हम गलती पे गलती करते जाएंगे और चाइना उसको वैक्यूम को कैप्चर करके मजे करता जाएगा, और हमें चारों ओर से वो मोतियों का हार है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। जरा एक बार पढ़ के देखिएगा, मैंने कई कई प्रोग्राम किए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी पे, आप देख सकते हैं उसको। और उसकी एक और भी पॉलिसी है, सलामी स्लाइसिंग। 1-1 इंच के आपका लैंड आगे बढ़ के लेता चला जाता है, छोड़ता नहीं फिर कभी। ये है दिक्कत सारी की सारी। पर समझाए कौन, बताए कौन, क्या कर सकता है? एक के बाद एक फेलियर्स है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? भारत के नागरिक। यही होगा। तो नेपाल और बांग्लादेश आर नाउ लेटेस्ट 2 शाइनिंग एग्जांपल्स ऑफ मोदी जी's हिमालयन ब्लंडर्स इन द फॉरेन पॉलिसी। डिप्लोमेसी के अंदर बड़ी हार है ये, बहुत बड़ी हार है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप आए, हमारे साथ जुड़े। अक्सर हम ऐसे सीरियस विषयों के ऊपर बात करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जहां आप देश को समझते हो, विदेश को भी समझो, क्योंकि देश को नहीं समझे तो विदेश को नहीं समझ पाओगे। और ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडियन मीडिया के एक बहुत अहम जर्नलिस्ट हैं, बहुत अहम सहाफ़ी हैं, और इनके आंसर्स मुझे इतने पसंद हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एक्यूरेट होता है और काफ़ी ज़्यादा सच्ची और खरी बातें करते हैं। इन्होंने बहुत अहम किस्म की बातें की हैं कि किस तरह मोदी की फॉरेन पॉलिसी जो है यहाँ पे फुली फेल हो गई है। बांग्लादेश के साथ किस तरह सारे दरवाज़ों को बंद किया गया, सारी खिड़कियाँ बंद की गई, बातचीत का हर रास्ता जो है उसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है इस तरह की होनी चाहिए, उसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपनी नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करें, ना कि आप एवरीडे चीज़ों को क्लोज करते रहें। यहाँ पे इन्होंने नेपाल की एग्जांपल दी, किस तरह नेपाल में जाने वाली हर चीज़ को बैन किया गया। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि आवाम के दिल में भी बहुत ज़्यादा जो एक नाराज़गी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि बांग्लादेश के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लाइक तीस्ता रिवर का पानी की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हमेशा बांग्लादेश ने जो ज़्यादतियाँ हैं वो फेस की हैं। स्टिल बहुत सारा पानी जो है जो बांग्लादेश के हक़ का है वो स्टिल भारत अपने आप अपनी सरज़मीन पे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप गिनवाना शुरू करें तो ख़त्म नहीं होंगी। तो यहाँ से कम्प्लीटली ये नज़र आता है कि किस तरह मोदी की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो फ़ेल हुई है, पूरी तरह फ़ेल हुई है, पूरी तरह लैग कर गई है। और यहाँ बांग्लादेश ने जो एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन कर दिए हैं, उनके बाद इंडिया के लिए शायद और भी बड़ी मुश्किल बनने जा रही है। अब इंडिया यहाँ पे लड़ेगा, फ़ाइट करेगा, क्योंकि इंडियन मीडिया के कुछ लोगों की मैंने बातें सुनी, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को सख्त जवाब दें, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें। कोई भी मसला लड़ाई से हल नहीं होता, कोई भी मसला बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पाबंदियाँ लगाने से रिज़ॉल्व नहीं होता। उसको बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्ट्रैटेजी के साथ, एक पावरफुल एक नरम स्ट्रैटेजी के साथ उसको रिज़ॉल्व करना पड़ता है। तो जो आपकी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा ठीक है संजीदा वे में उसे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई और इन्होंने कहा है कि इंडिया ने अपने पैर पे हमेशा खुद कुल्हाड़ा मारा है। मालदीव्स को इंडिया ने खुद से दूर किया, नेपाल को इंडिया ने खुद से दूर किया, भूटान को इंडिया ने खुद से दूर किया, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत दूर है। खैर यहाँ पे बांग्लादेश जो इंडिया के बहुत करीब था, और बांग्लादेश शेख हसीना के दौरे हुकूमत में जिस तरह इंडिया बांग्लादेशियों को वीज़ाज़ देता था, अब वो वीज़ाज़ भी बंद कर दिए गए हैं। एक चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे बयान किया, उस पैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेबरहुड कंट्रीज़ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे अमेरिका इन कंट्रीज़ को खुश करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट्स करता है, वहाँ पे इंडिया को भी इनमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं की गई। तो ये साफ चीज़ नज़र आती है कि किस तरह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हर जगह पे लैग की है। यही वजह है कि यार हर कंट्री दूर हो गई है। लाइक एक कंट्री की बात हो तो ठीक है, वो समझ में आता है, ठीक है। हर कंट्री, हर नेबरहुड कंट्री दूर होती जा रही है। अब यहाँ पे बांग्लादेश ने जो भी एग्रीमेंट साइन किए हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी कंट्री के फ़ायदे को देखते हुए साइन किए हैं, ठीक है। और कोई भी कंट्री इस चीज़ को बॉदर नहीं करती कि अगली कंट्री क्या चाह रही है, हमारी नेबरहुड कंट्री क्या चाह रही है, कि हमने उसकी मर्ज़ी से एग्रीमेंट्स तो साइन नहीं करने ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। वैसे आप लोग क्या कहेंगे, इनका एनालिसिस आपको कैसा लगा है, और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को प्लीज़ लाजमी एक बार शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो थोड़ी दूर तक जा सके। अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।